दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरे जस्ट पीछे खड़ी हुई है नई पंच, लेकिन दोस्त मेरे पुराने ही हैं एंड आज ये लोग भी इवेंट का पार्ट थे। अमित सर, स्ट्रेट अवे टू यू, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द चैनल। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहे हैं पंच को लेके, स्पेशली द प्राइसेस? प्राइसिंग के हिसाब से लोअर वेरिएंट की प्राइसिंग काफ़ी बेहतर है, मिड वेरिएंट भी ठीक ठीक है, लेकिन टॉप एंड पे पहुंचते पहुंचते कंपनी की प्राइसिंग कुछ ज़्यादा लग रही है, स्पेशली आई टर्बो के साथ। और जब भी CNG प्लस AMT को जोड़ा है वो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है। 1054 थोड़ा चौंका रही है मुझे। मेरे हिसाब से अगर ये थोड़ी कम रहती, लगभग 30-40 हज़ार रुपये, तो कहीं ज़्यादा सेंसिबल बना देती इस डील को, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है तो प्राइसिंग भी अच्छी होनी चाहिए थी, टॉप एंड की भी। मेरा मानना है कि सर प्राइसिंग को लेकर आपका पॉइंट सही है। मैनुअल टू AMT जो गैप है वो तो फिर भी समझ आ रहा है, लेकिन सही बात है कि जो CNG में जंप आ रही है जिसका प्राइस थोड़ा सा कम रखा जा सकता था, 15-20 हज़ार भी हो जाते तो ठीक हो जाता। लोग अभी भी ले लेंगे, लेकिन खुशी खुशी तब लेते अगर ये गाड़ी स्पेशली टॉप वेरिएंट्स में जो A से शुरू होते वेरिएंट है ना, एडवेंचर, अकम्प्लिश वगैरह, वो सबकी प्राइस 20 से 25 हज़ार थोड़ी सी और अफोर्डेबल होती। और अमित सर एज वेल एज ऋषभ, मेरे को ना ये जो पेट्रोल से CNG के ऊपर जंप है, ये 1,10,000 रुपये थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है। व्हाट डू यू से अबाउट इट? क्योंकि हमने पास में कुछ और चीज़ें देखी, हमने थोड़ा इकोनॉमिक देखा इसको। ये बात काफ़ी हद तक सही है कि 1,10,000 रुपये, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, टाटा 2 सिलेंडर देता है। जब 2 सिलेंडर की वजह से उसकी इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो उनका 10,000-12,000 रुपये महंगा होना दूसरों से जायज़ था, लेकिन यहाँ पर प्राइसिंग उन्होंने और ज़्यादा ली। टाटा लगता है अपने सेफ्टी को ज़्यादा कैश करने में उतर गया है कि उसका CNG ट्रम्प कार्ड है, CNG प्लस AMT भी ट्रम्प कार्ड है, तो उसे वो कैश कर रहा है कि जब दूसरा कोई नहीं दे रहा तो हम क्यों ना पूरे अच्छे से वसूल लें। तो शायद उनका यही इरादा था कि इस बार कम से कम यहाँ पे तो हमें अच्छे प्रॉफिट और मार्जिन उठाने हैं, और अपने प्रोडक्ट को चूँकि इकलौता है, कंपटीशन के बगैर है, तो उसका फ़ायदा उठाना है। मुझे लगता है केवल यही रीज़न था जिसकी वजह से प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। आप क्या कहना है? मुझे बस CNG के ऊपर एक ही चीज़ और कहनी है कि ICNG, AMT और पैडल शिफ्टर्स थोड़ा सुनने में अटपटा सा कॉम्बिनेशन लग रहा है। आई थिंक आगे बढ़ते हैं। आप किस बारे में बात करें? हम बात कर सकते हैं एक्चुअली कुछ चीज़ों के बारे में सेफ्टी में, जिसमें एक चीज़ है कि ITPMS उन्होंने जो है वो बिल्कुल बेस वेरिएंट से दिया है, दैट इज़ अप्रिशिएबल। और हम शॉक इसलिए नहीं होते क्योंकि टाटा ऐसी चीज़ें अपडेट जो है वो लाइकली करता रहता है। कुछ और फीचर्स जिनके बारे में मैं अमित सर से सुनना चाहूँगा कि ऐसे कुछ फीचर्स बताओ सर जो इसमें अपडेट हुआ है, जो अक्रॉस सेगमेंट तो नहीं है और इसमें अमेज भी कर रही है। देखो, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम बाकी बातें करें तो वही सब चीज़ें गिनी चुनी है। 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल रहा है, जो थोड़ा अलग कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर आपको 10 इंच का स्क्रीन मिल रहा है, जो कि 360 कैमरे के साथ में, ये थोड़ा अलग है। बाकी ऐसा कोई फैंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ओवरऑल कंपनी ने जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है वो है कस्टमर के कंफर्ट पर। उन्होंने अंडर थाई सपोर्ट को एक्सटेंड किया है ताकि जब भी जो भी बैठे उसे आराम ज़्यादा मिले। सीटों में भी अगर आप जो टेक्सचर देखें फैब्रिक का, वो टेक्सचर काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग टेक्सचर लग रहा है। ऐसा लग रहा है ज़्यादा समय तक चलेगा और ज़्यादा समय तक नया जैसा फील कराएगा। ये एक अच्छी चीज़ मुझे लगी। दूसरा, उसका जो मटेरियल सिलेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है। फ्रंट के डैशबोर्ड पे भी आप देखें, साइड पैनल पे भी देखें, तो आपको थोड़ा अच्छा फील आएगा। हाँ, मैंने एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिस की हुई है कि पीछे की तरफ जो इन्होंने 15 वाट का ही केबल चार्जर दिया टाइप सी, वहाँ पर 45 वाट कम से कम होना चाहिए था। मैं नहीं कह रहा 65 देते, लेकिन 45 देते और 2 देते, जो एक ही दिया वो मुझे कम लगा है। बाकी मुझे कोई ऐसी बड़ी कंप्लेंट नहीं है। जिस साइज़ की गाड़ी है उस हिसाब से जितने फीचर्स देने चाहिए तो वो मुझे मिले। ऋषभ, आपका क्या कहना है? ऋषभ, तुम ये कर सकते हो कि टॉप 3 फीचर्स, बेस्ट फीचर्स बता सकते हो इस गाड़ी की जो अच्छी लगी। टॉप 3 डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है। एक चीज़। दूसरी चीज़ मुझे ये चीज़ लगी जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो यूज़ किया गया, स्पेशली सीट्स पे, उसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है। और तीसरी थोड़ी सी फ़नी बात ये है कि इतनी फ़ोटोज़ जब आई थी पंच की, तो सामने जो ADAS का रेडार का मॉड्यूल का कटआउट दिख रहा था, वैसा कुछ निकला नहीं ऑब्वियसली। तो बड़ा वो लग रहा है कि यार वो रहने देते, फिर नॉर्मल ग्रिल रखते। लेकिन ठीक है, चलो, डिज़ाइन फिलोसफी उनकी अपनी। बट हाँ, डिज़ाइन पे अगर स्पेसिफिकली बात हो रही है तो ओवरऑल मुझे लगता है कि पंच काफ़ी मेच्योर और अब ज़्यादा अप मार्केट लग रही है। 2026 वाली फील आ रही है, जो कि पहले वाली थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आउटडेटेड होती जा रही थी। थैंक गॉड उन्होंने फ्लैश डोर हैंडल्स नहीं दिए। बट ये हैंडल भी उतने अच्छे नहीं लग रहे। देखो, डिज़ाइन वाइज अनडाउटेडली ये इम्प्रूव हुई है सर। और इसके अंदर ना एक चीज़ जो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं,
आयरा कनेक्टिविटी इज अप मार्केट, अप स्केल किया, उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो इस सेगमेंट में कोई नहीं ऑफर कर रहा है जो एक्चुअली में इसके अंदर ऑफर किए गए हैं, ये मुझे पसंद आई। सेफ्टी को लेके हमने देखा है सर, उनकी प्रेजेंटेशन में सेफ्टी का एक अलग पार्ट था, और वो ट्रक के साथ में कोलिजन, वो बिल्कुल हम लोग उस टाइम पे चले गए थे जब सियारा से सियारा भिड़ी थी, कुछ ऐसा ही इंप्रेशन चला गया था। आप बताओ सर, सेफ्टी कितना इम्पैक्ट डालेगी ऑन द सेल्स, क्योंकि इन्होंने भारत एनकैप में ऑलरेडी 5 स्टार ले लिए हैं। देखो सेफ्टी हमेशा इम्पैक्ट डालती है, और टाटा ने शुरुआत की थी इसकी नेक्सॉन के साथ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अगला नंबर है कि हम इनकी किसी कार का रोड रोलर के साथ क्रैश टेस्ट देखेंगे, क्योंकि अब जिस ढंग के अब यही बचा है, अब बाकी कुछ बचा नहीं है। वो ऑलरेडी सेरा टू सेरा का चेकअप, ट्रक से भी भिड़ा चेकअप, ट्रक के बाद रोड रोलर बचा हुआ है, या हो सकता है हवाई जहाज वगैरह किसी से भिड़ा के देखा जाए। मजाक की बात कर रहा हूँ, लेकिन सच बात है कि टाटा ने सेफ्टी में बेंचमार्क दिया। पहले भी 5 स्टार थी, अब भी 5 स्टार है। 6 एयरबैग एक नया चीज़ है जो इस बार ऐड हो गया है। ABS, EBD पहले भी थे। इनके अलावा एक टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम जिसका जिक्र ऋषभ ने पहले किया था, और वो रियली एक अच्छा इनिशिएटिव है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल देखा जाए तो सेफ्टी पे हमें कभी शिकायतें नहीं थी टाटा के साथ, और वो बात यहाँ भी हमें दिख रही है। अब आजकल पेडेस्ट्रियन सेफ्टी पे भी टाटा ने अच्छा काम किया है, तो मेरे हिसाब से गुड जॉब। सेफ्टी पे मुझे कोई शिकायत नहीं। आपका क्या कहना है ऋषभ? मुझे बस ये है कि एक फैक्ट आप लोगों को जनरल बता दूं कि जो स्पीड थी उस व्हीकल की जो ट्रक से भिड़ाया गया, दैट वाज 50 किलोमीटर पर आवर, और ट्रक वो रुका हुआ था, वो ऑब्वियसली चल नहीं रहा था। सियारा में दोनों गाड़ियाँ चल रही थी। बस एक डिफरेंस बता रहा हूँ, और ये मेरे को लगता है कि एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बतानी ये भी ज़रूरी है। और रही बात ओवरऑल सेफ्टी, अगेन शिकायत तो कोई है नहीं। बेस पीरियड में एक आधा फीचर और ऐड कर दिया, बिकॉज पता है वही होता है, क्योंकि टाटा मोटर शुरू से ही बेस पीरियड्स में फीचर्स तो पूरे देते हैं सेफ्टी को लेकर स्पेसिफिकली। तो इस बार सोच रहे थे कि क्या ही ऐसा ऐड कर देंगे, तो TPMS ऐड हो गया तो वो एक एडवांटेज हो जाएगा। एंड आई थिंक ये वो वाला TPMS है जिसमें गाड़ी जब चलती है तब प्रेशर मॉनिटर आता है। हाँ ठीक है, तो आपको सारे सेफ्टी फीचर्स फुलफिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इवन अगर आप थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते रहते हो तो और सेफ्टी फीचर्स एडिशनल ऐड होते ही हैं। और अब देखो, हम इस गाड़ी में कोई फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वगैरह तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे, तो दैट इज़ फाइन। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। थोड़ा सा ना AMT के बारे में समझते हैं, हम दोनों ही फ्रेंड्स है, और AMT के बारे में समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो फीचर आई है ना, दैट इज फर्स्ट इन द सेगमेंट, एंड ऑल्सो एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। क्योंकि हमने पैडल शिफ्टर्स आजकल अमित सर या तो CVT, टॉर्क कन्वर्टर या DCT में देखे हैं। AMT में हाउ डू यू फील, इज इट अ गेम चेंजर या गेम की है? अगर आपको इतराज ना इस पे मैं कुछ बोलना चाहूँ, पहले बोल दूँ। मुझे मालूम है बचेगा नहीं। मुझे ये लगता है कि AMT के साथ CNG और पैडल शिफ्टर्स देने का ये रीज़न ये है कि इनको बार बार माइनस कर करके ही चलानी पड़ेगी गाड़ी जब ज़्यादा लोग बैठे होंगे। ये मुझे लेने लायक नहीं हो। सही बात है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, ये पूरी पोली खोल देगा तो फिर गाड़ी का रिव्यू में बचेगा क्या? सच बात ये है कि CNG AMT कॉम्बिनेशन अच्छा है, पैडल शिफ्टर और भी अच्छा है, लेकिन AMT के साथ पैडल शिफ्टर पहले भी हम देख चुके हैं। अगर आपको याद आ जाए तो ये पहले भी आ चुका है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आया। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब AMT जो ऑलरेडी अंडर परफॉर्म करता है, वो एक जेन्युइन ऑटोमेटिक नहीं है, और उसमें अगर पैडल शिफ्टर मिल जाता है जिससे कि लोगों को थोड़ा सा एंजॉय करने का मौका मिलेगा। क्योंकि हाँ भाई, एंजॉय इसीलिए क्योंकि उसमें पावर नहीं है, स्ट्रगल कम करने का मौका मिलेगा। यार तुम क्या चाहते हो, सब पोल पट्टी पूरी खोल दी जाए। जो है मैं क्या करूँ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपको वो मौका नहीं मिलेगा। तो पैडल शिफ्टर से अगर आप नीचे कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा ड्राइव करना। हाँ, क्योंकि वो काम आप हालांकि गियर से भी कर सकते थे, लेकिन पैडल शिफ्टर थोड़ा सा स्टाइलिश दिखता है। तो स्टाइलिश पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से सही किया उन्होंने। भले ही हम बहुत ज़्यादा पैडल शिफ्टर इस्तेमाल ना करें, लेकिन मुझे थोड़ा सा उम्मीद ज़्यादा है कि AMT इनका ज़्यादा रिफाइन हो जाए, इस बार स्मूदर हो जाए। कहने का मतलब ये है, वो क्लोज टू अगर मारुति या Hyundai फॉर दैट मैटर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बट एनीवे, हम चलते हैं परफॉर्मेंस इंजन के बारे में, क्योंकि आई टर्बो की बात अभी तक हमने नहीं करी। 2 ही वेरिएंट में आ रही है सर, और क्या इसका भी वही हाल होगा जो एल्ट्रॉस का हो चुका है रेसर में, या फॉर दैट मैटर हमने आई टर्बो में देखा है? क्या ये केवल नाम मात्र के रह जाएगा या लोगों के लिए एक्चुअली में कंसिडरेबल रहेगा? क्योंकि जब भी हमने ये टर्बो इंजन्स देखे हैं ना, फ्रॉन्क्स में आप देखो या इसमें देखो, जनरली लोग कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज कम्यूटर कार्स हैं। व्हाट डू यू से? एक्चुअली बात बिल्कुल सही है कि जब भी महंगे वेरिएंट में महंगे इंजन ऑप्शंस की बात आती है जो एवरेज भी कम दे पाते हैं, हम इंडियंस नहीं कंज्यूमर उन पर फोकस करते हैं। उसका रीज़न केवल इतना ही है कि एवरेज भी नहीं मिल रहा है और पैसे भी ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, और पावर क्या खाएंगे ये माइंड सेट में है। कहने में अच्छा लग रहा है कि होनी चाहिए,
सोशल मीडिया पे बहुत डिबेट थी, ऑलरेडी सब कहते हैं पंच कब टर्बो में आएगी, लेकिन मुझे मालूम है टर्बो में आई है तो उसको वो नंबर्स तो नहीं मिलेंगे जो नंबर वो डिजर्व करती है। अगर आप टर्बो के साथ देखें तो पंच जैसी गाड़ी में टर्बो होना ज़्यादा ज़रूरी है अल्ट्रोज के मुकाबले, क्योंकि अल्ट्रोज वैसे भी एयर डायनामिक कार थी और उसको आप तेज चला सकते थे, लेकिन पंच में वो पावर की कमी खलती थी हमें। और अगर टर्बो के साथ वो पूरी हो रही तो मेरे अंदर डिसीजन बहुत सही है, बस वो बिकेगा ज़्यादा नहीं, ये मैं शायद उतना सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है एसयूवी खरीदने वाले थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं वो लोग जिन्हें मैनुअल से प्यार है, जो मतलब एएमटी या सीएनजी के साथ नहीं जाना चाहते, वो हो सकता है कि टर्बो को प्रेफर कर लें, केवल इसलिए कि उन्हें टॉप एंड वेरिएंट में भी मिल रहा है, ज़्यादा पावर भी मिल रही है। और जब इतनी पावर मिले 120 PS का आपको पावर फिगर और 172 Nm का टॉर्क, जो बहुत बड़ा है, और उसे चलाने में भी रियली मज़ा आएगा। और ऊपर से 1750 RPM से ही वो आपको फुल टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो इंजन बहुत अच्छा है, वेल ट्यून्ड है, मुझे लगता है पंच में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन चलाने के बाद मैं कुछ सही ढंग से कह पाऊँगा। ऋषभ, हालांकि मुझे लगता है मैंने ज़्यादा बोल दिया। कोई बात नहीं, 2-3 पॉइंट्स अभी भी हैं मेरे पास। पहले तो मैं विवेक की बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जब इन्होंने बोला कि एल्ट्रोज रेसर के साथ जो हुआ, देखो एल्ट्रोज रेसर इसलिए नहीं कम बिकी क्योंकि उसमें आई टर्बो उतना लोगों को नहीं चाहिए था, वो इसलिए कम बिकी क्योंकि वो एल्ट्रोज थी, उसकी सेल पहले ही कम चल रही थी और आई टर्बो के साथ उसका उतना कोई लॉजिक बन नहीं रहा था, बिकॉज एक हैचबैक लेने वाला उतना टर्बो इंजन वगैरह के लिए इन्वेस्ट नहीं करता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिमांड की बात होती है। जब टाटा मोटर्स को पंच को लेके इतनी डिमांड आई कि नहीं यार हमें टर्बो इंजन चाहिए, एसयूवी चाहिए, एसयूवी टर्बो, टर्बो एसयूवी टर्बो, तो 2 रीजंस थे टाटा के पास। एक, उनको लोगों की सुननी थी ऑब्वियसली, तो उन्होंने उनकी विश को पूरा किया कि लो भाई आपके लिए 2 वेरिएंट हमने लॉन्च कर दिए, डिमांड आएगी और एक्चुअल में खरीदोगे, सिर्फ पूछोगे नहीं, तो वो वेरिएंट बढ़ा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, उनको ये भी था कि क्योंकि इस सेगमेंट में और टर्बो इंजन सिर्फ C3 के पास है, तो उनको था कि हम इसको ज़्यादा एक्सटर फ्रॉन्क्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं जहाँ पर ऐसा टर्बो इंजन नहीं है जो इतनी सारी ऑप्शंस वगैरह के साथ आ सके, तो इसलिए लॉन्च किया। रही बात तीसरी, जो कि इस टर्बो के बारे में एक और चीज़ जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है वो ये है कि ये ज़्यादा हाईवे फ्रेंडली इंजन है। 2 रीज़न, टर्बो चार्ज में आपको हाईवे पे माइलेज ज़्यादा आती है जब आप उसे क्रूज़ कंट्रोल पे लगाते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल एस्पिरेटेड। क्रूज़ कंट्रोल लगाओ या मैनुअली क्रूज़ पे रखो तो। और दूसरा, 6th गियर आप यूज़ कर सकते हो जो कि आपको वैसे नेचुरल एस्पिरेटेड में नहीं मिलेगा। तो जो रिफाइनमेंट आपको 6th गियर पे मिलेगी जब आप 100 से ऊपर जा रहे हो, वो नेचुरल एस्पिरेटेड से कहीं ज़्यादा आपको टर्बो में मिलेगी। आवाज़ टर्बो चार्जर की आएगी, इंजन स्ट्रगल की नहीं, ये मैं कहना चाहूँगा। प्लीज़ कंटिन्यू। नहीं, वो एक्चुअली सेल्स की बात हम ज़्यादा कर रहे थे कि कितना इम्पैक्ट लेके आएगा, क्योंकि सेल्स हमने देखा है कि जेटीपी जब आई थी टाटा के साथ में तब भी वो बहुत ही कम नंबर्स कर रही थी, फ्रॉन्क्स में भी हमने देखा। और यही रीज़न है कि रेनो जैसा ग्रुप भी जो है वो अपने ट्राइबर जैसे प्रोडक्ट के अंदर नहीं लेके आना चाहता, बिकॉज दैट वुड बी कंसिडर्ड मे बी एज अ फेलियर। ट्राइबर पे लाया जा नहीं सकता। हाँ, वहाँ पे लोकेशन प्रॉब्लम जगह की है कि जगह नहीं है उनके पास कि वो टर्बो वहाँ पे फिट कर सके। आइदर वो तो तैयार है, बिल्कुल वो गाड़ी गलत बन गई है। नहीं, अगर आप यहाँ पर पंच में भी अगर इसका इंजन पे देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो इनटेक मैनिफोल्ड है ना वो डायगोनली पोजीशनड है, ऐसे करके पूरा घूम के आता है, तो थोड़ा वेल इंजीनियर्ड तो अभी भी साउंड नहीं करता है देखने में, लेकिन आप देखो बहुत घुमा के वो लेके आया हुआ। आपका क्या कहना है इंजन बे में? देखो इंजन बे की कॉम्प्लिकेशन, उसका रीजन ये है कि टाटा को जब बनाना था प्रोडक्ट तब उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा गौर किया था कि वो अच्छे से बन जाए। उस समय टाटा उतना इंजीनियर्ड प्रोडक्ट पर फोकस्ड नहीं था जैसा कि आज के दौर में है, और ये इंजन आज का नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो 2016 में ये इंजन दिखाया गया था, जबकि इसकी इंजीनियरिंग का काम 2009 में शुरू हुआ था। तो उस समय से लेकर आज तक दुनिया बदल चुकी है, और इसीलिए अब जब नए इंजन आए जो कि नई GDI सीरीज के इंजन है या 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड, वो बिल्कुल डिफरेंट है इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आजकल के मॉडर्न इंजीनियरिंग के हिसाब से बने हुए। और ये बात काफ़ी हद तक मैं एग्री करूँगा कि उस दौर की कहानी अलग थी और इस दौर पे इन्होंने नई कहानी लिखी है। चलिए अमित सर का बस चले ना तो वो 1.5 सियारा वाला टर्बो इधर लगा दे। वो तो हम ऑल्टो में लगाते नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं हैरियर वाला लगाता हूँ। कम से कम गाड़ी उड़े तो हवा में, और माइलेज भी ज़्यादा दे। नहीं, सियारा पे आ रही है ना 29, फिर पंच पे आएगी 37। एनीवेज, अब ज़रा और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। एक्रॉस सेगमेंट अभी कैसी फील हो रही है? वैसे तो देखो सेल्स के मामले में कभी भी डाउन मार्केट फील ही नहीं हुई, लोगों को पसंद ही आती चली गई, बट अब क्योंकि अपग्रेड हो गई है तो बताइए सर कितना इम्पैक्ट ये एक्चुअली सेल्स पे लेके आएगी, कितना इम्पैक्ट ये दूसरों के सेल्स पे लेके आएगी, एक्स्टर, स्विफ्ट, ग्रैंड i10, फ्रॉन्क्स फॉर दैट मैटर, या छोटा, थोड़ा आप छोटा और समझ लो क्योंकि प्राइस अच्छे हैं वैगन आर।
देखो मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि जो एसयूवी माइंडसेट से गाड़ी खरीदने जाता है हाँ। वो वैगन आर को कंपटीशन में नहीं रखता, वो आई-10 को कंपटीशन में नहीं रखता है, और स्विफ्ट को नहीं रखता है, क्योंकि वो एसयूवी खरीदने गया है और उसे सस्ती एसयूवी इसलिए खरीदनी क्योंकि उसका बजट महंगी एसयूवी का नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो एसयूवी खरीदने वाला वो एसयूवी ही खरीदेगा, और उसे आप कितनी भी सस्ती वैगन आर दे दो, कितनी भी सस्ती आई-10 दे दो, वो नहीं खरीदेगा। तो वो कस्टमर कतई भटक नहीं रहा है। हाँ, हमें को प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि सबकी प्राइसिंग एक जैसी है, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है, और यहाँ पे लोग प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, प्राइस से सामान खरीदने नहीं जाते हैं। कम से कम इस समय इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सेल वाइज अगर हम लेके चले तो जो नंबर्स इस समय पंच कर रही थी पिछले 4-5 महीनों में, 10,000 से लेकर 14,000 के बीच में है, और मुझे लगता है इसमें ये 2,000 यूनिट और बढ़ने वाले हैं पक्का। कि मुझे ऐसा लगता है अब ये 12,000 से लेकर 17,000 के बीच में नंबर्स कर पाएगी, और ये बहुत अच्छे नंबर रहेंगे पंच के लिए। और उसका रीजन केवल एक है, इन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड जो निकाला है वो टर्बो नहीं है, वो ट्रम्प कार्ड है सीएनजी प्लस एएमटी। सीएनजी सिटी में लोगों को पसंद आती है क्योंकि सिटी में उसकी अवेलेबिलिटी है, और एएमटी सिटी की ज़रूरत है। तो जब ज़रूरत और वांट्स दोनों पूरे हो गए आपके, तो आपको कुछ नहीं बचा। तो मुझे लगता है अगला ट्रम्प कार्ड वो उन्होंने दिया वो सीएनजी प्लस एएमटी, और इसके 2,000 नंबर जरूर बढ़ने वाले हैं, और ये 2,000 नंबर केवल इन चीज़ की वजह से आएंगे। तो ओवरऑल 12,000 टू 17,000 के बीच के नंबर्स आएंगे। पहले 6 महीने हो सकता है 15,000 के आसपास का एवरेज है, उसके बाद 12 टू 15,000 मेंटेन रहेगा, मेरा ये मानना है। ऋषभ, आप क्या सोचते हो? मुझे पर्सनली लगता है सेल नंबर उतने ही रहेंगे, लेकिन ये बात सच है कि सीएनजी एएमटी जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मतलब एक एग्जांपल आपके साथ ले रहा हूँ कि अगर पहले थोड़े कम ये यूनिट बिकते थे, ये यूनिट में आगे पीछे हो जाएंगे कि ये कितने वेरिएंट कौन से बिक रहे हैं, कौन सा इंजन या ट्रांसमिशन ऑप्शन आया, कौन सा बिक रहा है। बट मुझे लगता है अल्टीमेट यूनिट उतने ही रहेंगे। उसके 2-3 रीजंस हैं कि एक तो बाइंग कैपेसिटी लोगों की, इस सेगमेंट में नो डाउट ऐसा कोई कंपटीशन कोई बहुत बड़ा नहीं है। हम बोलेंगे नहीं यार एक आने वाली हो या पहले से हो के पंच को आगे पीछे करेगी, बट अब लोगों की बाइंग कैपेसिटी थोड़ी बढ़ती जा रही है। और जब आप सीएनजी और एएमटी कॉम्बिनेशन के पॉइंट से अगर देखते हैं, मल्टीपल वेरिएंट्स हैं नो डाउट, लेकिन जब इतना स्पेंड करोगे मोस्टली लोग टॉप का सोचेंगे, टॉप के लिए 10.5 लाख लगाएंगे, तो फिर आपके पास थोड़ा सा और बढ़ा के उससे बेटर ऑप्शंस मिल जाती है और बड़ी गाड़ी में। हो सकता है वहाँ सीएनजी एएमटी ना मिले, लेकिन ये जो सारी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी उसकी वजह से मुझे पर्सनली लगता है कि सेल नंबर ऑलमोस्ट उतने ही रहेंगे, 2-3 हज़ार शायद ना बढ़े। लेकिन ऑफ कोर्स अब अमित सर तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमसे, तो इनकी बात मुझे लगता है उस वजह से लगता है इनकी बात ज़्यादा निकलेगी, बट अब मेरे को जो मन में आया मैंने बता दिया। गाइस, अगर आपको लग रहा है ना ये चलने में कैसी नज़र आएगी, तो जल्द ही, बहुत जल्दी आपके हम तीनों के चैनल्स पे इसकी ड्राइव जो है आने वाली है, हम इसको चलाने वाले हैं। मोस्ट लाइकली 25 जनवरी से पहले ये वीडियोस लाइव हो जाएंगी हम तीनों के ही चैनल पे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो आप कमेंट कर सकते हो बेसिकली, और बता सकते हो कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा, गाड़ी कैसी लगी। दैट इज़ समथिंग जो इम्पोर्टेंट रहेगी हम लोगों के लिए भी। क्या पता आप लोगों ने कुछ ऐसे एंगल से इनपुट्स ले लिए हों जो हम नहीं जान पा रहे आप हैं। बता दो टॉप 3 चीज़ें जो अच्छी लगी और टॉप 3 जो नहीं अच्छी लगी। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक उससे केयर। पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, 25 तारीख नहीं 21 तारीख को वीडियो लाइव हो जाएगी। चलो 4 दिन और पहले। सब इनको पता है। टेक केयर गाइस।